हेलो बच्चों, आई होप यू आर ऑल गुड। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। और बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 4 है वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर में बच्चों हम इस चैप्टर को दो हिस्सों में पढ़ेंगे, जैसा कि आप इसके नाम में देख रहे हैं। एक हिस्सा होगा बच्चों इस चैप्टर का जिसमें हम पढ़ेंगे वर्क से रिलेटेड, और उसमें बच्चों होगा वर्क की डेफिनेशन और वर्क के डिफरेंट केसेस, जिसमें बच्चों हम लोग स्टडी करेंगे वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, और उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। इस तरह बच्चों इस चैप्टर के दूसरे हिस्से में हम लोग स्टडी करेंगे एनर्जी को। उसमें बच्चों एनर्जी की डेफिनेशन होगी, एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स होंगी। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसके साथ बच्चों हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज, मसलन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल बच्चों ये जो हमारा चैप्टर है, जैसा इसका नाम है, ऐसे ही बच्चों इस चैप्टर को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। तो इसमें बच्चों पहला हिस्सा जो है उसमें हमारे पास तकरीबन 3 से 4 टॉपिक्स होंगे, और उन पूरे टॉपिक्स में बच्चों हम लोग वर्क से रिलेटेड जो डिस्कशन है वो करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये एक लेआउट है, ये एक स्कीम है हमारे इस चैप्टर की, जिसको हम लोग वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक। अच्छा बच्चों, इसके अब पहले हिस्से की अगर मैं बात करूं चैप्टर 4 में, तो इसमें बच्चों हम लोग स्टडी करेंगे वर्क से रिलेटेड। अब बच्चों फिज़िक्स में जो वर्क के मीनिंग्स हैं वो इंग्लिश लिटरेचर के जो वर्क के मीनिंग है उससे डिफरेंट है। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में बच्चों जो वर्क यूज़ होता है उसमें हम इसको काम कहते हैं, जो हम रूटीन में काम करते हैं। लेकिन बच्चों फिज़िक्स की डिक्शनरी में या फिज़िक्स लैंग्वेज में या फिज़िक्स के कॉन्टेक्स्ट में जब हम वर्क को डिस्कस करते हैं तो वर्क को बच्चों हम लोग स्टडी करते हैं एज ए फिज़िकल क्वांटिटी। ठीक है, तो यही बच्चों आज हम इसको स्टार्ट करते हैं वर्क की डेफिनेशन से। और आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग स्टडी करेंगे वर्क की डेफिनेशन के अलावा एक केस पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर हम आज का यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास इसमें है वर्क की डेफिनेशन। अगर हम वर्क को डिफाइन करें तो हमारे पास जो वर्क है बच्चों फिजिक्स में, दैट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट of force and displacement, right? The product of force and displacement is known as work in physics। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, फोर्स जो है ये बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है ये जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम वर्क डिफाइन करते हैं फिजिक्स में, तो दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, राइट। तो सिंपल वर्ड्स में हम सिर्फ याद रखने के लिए जो यूँ भी कह सकते हैं कि वर्क जो है दैट इज़ अ क्वांटिटी दैट इज़ मेड फ्रॉम या मेड बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, और उसमें एक जो है ये हम लेते हैं फोर्स, और दूसरा जो वेक्टर जो हम लेते हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क जो है दैट इज अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी, ये भी हम कह सकते हैं। ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनती है जब हम दो ऑलरेडी मौजूद फिजिकल क्वांटिटीज़ को जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी बच्चों हम देखेंगे कि फोर्स अप्लाई हुई और उस फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो वहीं पे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब हम लेंगे तो उसको फिर हम डिफाइन करेंगे एज ए वर्क। तो वर्क जो है बच्चों ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी इसको हम लेते हैं, इसमें हम डायरेक्शन में कंसर्न नहीं होते कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसको बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि वर्क जो है ये चूँकि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आता है, तो लिहाजा बच्चों ये जो वेक्टर में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में कि वेक्टर की जो मल्टीप्लिकेशन है उसके बच्चों दो केसेस होते हैं, उसमें एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो इस केस में जब हम इसको स्टडी करेंगे तो हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जो वर्क है, वर्क इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, या वर्क इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट जब इसके केस में लेते हैं। तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन फिजिक्स इज नोन एज वर्क।
ठीक है, तो ये कुछ इसके बारे में बेसिक हमने बात की। अब देखिए बच्चों, इसमें ये है कि फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास एक मैस है और उस मैस के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जैसे बच्चों ये आप लोग देख रहे हैं, इसके आपके सामने मैंने एक मैस बनाया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और इस ऑब्जेक्ट पे बच्चों हम एज्यूम करते हैं कि कुछ फोर्स लगी। ये एक्स डायरेक्शन है, फ़र्ज़ करते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स डायरेक्शन हम लेते हैं। अब इसमें बच्चों फ़र्ज़ कीजिए कि हमने इसके ऊपर एक फ़ोर्स लगाई, इस मैस के ऊपर, इस फोर्स की डायरेक्शन एफ़ है। ठीक है, एफ़ है, और इस तरह से हम उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। इस फोर्स की वजह से, तो ये जो मैस है बच्चों, लेट्स से कि ये इस डायरेक्शन में मूव करता है डी डिस्प्लेसमेंट के साथ, और इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है ये एक्स एक्सिस है। तो इस केस में बच्चों हम देखते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, और जो फोर्स है वो इस तरह से है कि उसका डी के साथ जो एंगल बनता है दैट इज थीटा। अब यहाँ पे बच्चों जो वर्क होगा, जो जो वर्क की हम कैलकुलेशन करेंगे, जब हम, जैसा कि मैंने कहा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो इस केस में बच्चों हम ये करते हैं कि इस फोर्स एफ के कंपोनेंट्स लेते हैं हम। ठीक है, और इसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम बनाएंगे उसके बाद फिर इसमें हम वर्क कैलकुलेट करेंगे। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बच्चों इस तरह से कि एफ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं डी के ऊपर, और फिर हम एफ के दो कंपोनेंट्स बनाएंगे, जिसमें एंगल जो होता है थीटा, उसके साथ वाला जो कंपोनेंट है उसको हम डिफाइन करेंगे, दैट इज एफ कॉस थीटा, और बच्चों जो सामने वाला कंपोनेंट होगा थीटा के, दैट इज डिफाइंड एज एफ साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जो वर्क होगा, इस फोर्स का जो वर्क डन होगा, यहाँ पे जो वर्क करेगी ये वाली फोर्स जो वर्क करेगी, दैट वर्क विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डी। ठीक है, उसमें बच्चों हम लेंगे इसको, इसमें हम लोग लिखेंगे एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा जो है ये बच्चों क्या है, एफ कॉस थीटा जो है दैट इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ, दैट इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ अलोंग डी। ठीक है, तो ये जो एफ कॉस थीटा है ये इस फोर्स एफ का वो कंपोनेंट है जो डी के अलोंग है, दैट ओके बच्चों। तो यहाँ से वर्क डन होगा इसकी वजह से एफ कॉस थीटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज डी। तो लिहाजा बच्चों इसको यूं भी लिख सकते हैं हम कि जो वर्क डन है दैट इज इक्वल्स टू एफ डी टाइम्स कॉस थीटा, और एफ डी कॉस थीटा को फिर बच्चों हम वेक्टर नोटेशन में इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी। तो इस केस में जब बच्चों हम देखते हैं कि एक फोर्स एक्ट करती है एक मैस के ऊपर, और वो मैस मूव करता है एक्स डायरेक्शन में, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट वो कवर करता है दैट इज़ डी। इसमें बच्चों फ़र्ज़ कर लें कि ये इसकी जो है ये इनिशियल पोजीशन है इस मैस की, और इसके कुछ देर के बाद ये मैस जो है वो यहाँ पर आ जाता है, तो ये मैस की बच्चों हम ले लेते हैं फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जो उसने डिस्प्लेसमेंट किया है, लेट्स से दैट डिस्प्लेसमेंट इज डी, तो उसके बाद फिर बच्चों हम कह सकते हैं कि इस इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक इस फोर्स एफ की वजह से जो वर्क हुआ है टोटल, दैट इज एक्चुअली एफ कॉस थीटा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ अलोंग डी। ठीक है, इसका वो कंपोनेंट देखेंगे जो एफ कॉस थीटा है, और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे डी को, और डी बच्चों इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, कितना टोटल डिस्टेंस बनता है। तो थीटा जो है दैट इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो यहाँ से बच्चों हम वर्क डन जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी। इसमें बच्चों अगर आप देखें दूसरा कंपोनेंट जो है एफ साइन थीटा, अगर इसकी हम बात करें तो बच्चों इस डी के अलोंग अगर इस मैस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स डायरेक्शन की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसमें बच्चों हमारे पास जो एफ साइन थीटा कंपोनेंट है इस फोर्स का, उसकी वजह से कोई भी वर्क नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है एक्स डायरेक्शन में और फोर्स लग रही है वर्टिकल वाई डायरेक्शन में, तो इस फोर्स की वजह से ये मैस एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, लिहाजा इसकी वजह से कोई वर्क नहीं होगा। जो वर्क होगा वो बच्चों होगा उस कंपोनेंट की वजह से जो एक्स डायरेक्शन में है, और वो कंपोनेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड है एफ कॉस थीटा। तो बच्चों हम वर्क को डिफाइन करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वर्क जो है दैट इज
दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और ये बच्चों प्रोडक्ट जो है ये प्रोडक्ट होगा दो वेक्टर्स का विच इज़ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको बच्चों इसका फॉर्मूला कह लें या इसको अगर हम डिफाइन करें तो इसी चीज़ को जो भी मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखी है इसको बच्चों हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो वर्क डन होगा दैट इज़ इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, इसमें ये हो सकता है, इस केस में इसको यूँ भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स F along D डिस्प्लेसमेंट, ये लेंगे बच्चों इसमें हम सारा, और इसको बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस फैक्टर विद दिस वन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने जैसा कि देखा कि इस वैल्यू को हम लोग लिखते हैं एफ कॉस थीटा और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को डी, तो फिर हमारे पास एफ डी कॉस थीटा यानी कि बन जाता है एफ डॉट डी। ठीक है, तो वर्क जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू एफ डॉट डी। तो जब भी हमें वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, वर्क से रिलेटेड एमसीक्यू आएगा, तो बच्चों फ़ौरन हम उसमें जो वर्क लेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू एफ डॉट डी। अब इसमें बच्चों हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो वर्क होगा ये तो हमने डिफाइन कर दिया। अब इसमें हम ये एज्यूम करेंगे या ये वो केस लेंगे, हम पहला केस लेंगे जिसमें हम कहेंगे बच्चों कि ये जो वर्क डन होगा इसमें जो फोर्स होगी दैट इज़ कांस्टेंट। ठीक है, और हम इसमें एज्यूम करेंगे कि ये जो फोर्स एक्ट की है इस मैस m के ऊपर इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक ये फोर्स कांस्टेंट है, तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बनाया है एफ डी कॉस थीटा या एफ डॉट डी, इस फॉर्मूला में बच्चों ये अंडरस्टूड होगा कि इसमें जो एफ हम लेंगे, फोर्स लेंगे इनिशियल से फाइनल पोजीशन, एक जगह से दूसरी जगह जहाँ तक हमने वर्क कैलकुलेट करना है, तो उस दौरान जो एफ होगा या फोर्स होगी दैट विल बी आ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब इस फॉर्मूला से बच्चों हम लोग इसके डिफरेंट केसेस जो है वो बना सकते हैं। इसमें डिफरेंट केसेस जो है वो हम लिख सकते हैं कि डिफरेंट केसेस में जैसा कि फोर्स और डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स के केस बना के हम समझ सकते हैं कि वर्क जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों एक मैस है हमारे पास और ये पॉसिबिलिटी है कि किसी मैस के ऊपर एक ही वक्त में जो है वो डिफरेंट फोर्सेस जो है वो लग रही हूँ। ठीक है, जैसे बच्चों फर्ज करें कि ये हमारे पास कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, एक मैस है और ये जो एक मूविंग मैस है m, ये एक मैस है, ये मूव कर सकता है, ये इस डायरेक्शन में मैस मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो इस डायरेक्शन में जब ये मैस मूव कर रहा है तो इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग अगर हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं कि इसमें बच्चों इस तरफ ये मूव करेगा और इसकी डी की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, तो इसमें बच्चों इस मैस के ऊपर एक ही टाइम में डिफरेंट जो है फोर्सेस या नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर सकती हैं। हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इसमें एक फोर्स एक्ट की जो इसी डी की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, F1 फोर्स एक्ट की जो डी की तरफ है। इस तरह बच्चों इसका जो वेट है, इस मैस का जो वेट है W अगर उसको कहें, वो भी एक फोर्स है, यानी F इक्वल्स टू W, ये बच्चों वो फोर्स है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। इस तरह बच्चों एक फोर्स हम ले सकते हैं जो कि नॉर्मल रिएक्शन है ग्राउंड का या सरफेस ऑफ अर्थ का जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। इस तरह बच्चों हम एज्यूम कर सकते हैं कि एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, रोड फ्रिक्शन, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। इस तरह बच्चों हम एज्यूम कर सकते हैं कि एक ड्रैग फोर्स है या अपोजिंग फोर्स ऑफ एयर है जो इसकी मोशन के ओपोजिट एक्ट कर रही है। तो इस तरह बच्चों अगर आप लोग देखें तो इस मैस के ऊपर एक ही वक्त में डिफरेंट फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं। अब इन डिफरेंट फोर्सेस का इस डिस्प्लेसमेंट के मुताबिक अगर हम वर्क कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी डिफरेंट फॉर ईच फोर्स। ठीक है, हर फोर्स के लिए वो वर्क डिफरेंट होगा। इस डिस्प्लेसमेंट को रेफरेंस लेके कि इस तरफ अगर ये मैस मूव कर रहा है इस डी की डायरेक्शन में, इसके अकॉर्डिंग अगर हम F1 का वर्क फाइंड करेंगे तो ये बच्चों एक डिफरेंट केस होगा। और अगर हम इस FW का जो वेट है इसके अकॉर्डिंग इस डिस्प्लेसमेंट के साथ वर्क कैलकुलेट करें दैट मस्ट बी डिफरेंट, वो इससे डिफरेंट होगा। इसी तरह FN फोर्स जो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लग रही है
इस फोर्स का इस डिस्प्लेसमेंट के साथ वर्क कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी डिफरेंट। और इसी तरह एफ डी और एफ जो है उसका इस डी के साथ जो वर्क है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसमें बच्चों फिर हम लोग डिफरेंट जो है ये केसेस हम बना सकते हैं, ये डिफरेंट पॉइंट्स हम लोग बना के इसको स्टडी कर सकते हैं। और वो डिफरेंट केसेस बच्चों हम इस तरह से जो है वो ले सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए बच्चों कि इसमें केस 1 जो है ये हम लिख लेते हैं केस 1, और वो बच्चों ये है कि लेट्स से इफ़ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 0 मीन्स ऐसा केस बच्चों वर्क का वो पहला केस जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा। जैसा कि बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं जो मैंने बनाया है F1 और D, ये बच्चों वो केस है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो थीटा है दैट इज़ 0। सो इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स कि किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स और उस ऑब्जेक्ट का जो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है D दैट आर पैरेलल, या जो पैरेलल कह लें या आप यूँ कह लें कि इन दैट केस द थीटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 0। उस केस में बच्चों अगर हम वर्क कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो वर्क का फॉर्मूला है एफ डॉट डी, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो बच्चों हमारे पास एफ डी कॉस थीटा आएगा। और इस तरह बच्चों अगर हम कॉस थीटा की जगह कॉस 0 वैल्यू लगा दें तो कॉस 0 चूँकि 1 होता है, सो वी गेट ओनली इक्वल्स टू एफ डी। तो उस केस में जो टोटल वर्क होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एफ डी, और इसको बच्चों हम कहते हैं मैक्सिमम वर्क। ठीक है, दैट इज मैक्सिमम वर्क या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स। ठीक है, डन बाय अ फोर्स। तो एफ डी जो है दैट इज एफ मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डी मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये बच्चों पहला केस यहाँ पे आप एज्यूम कर सकते हैं जिस वक्त फोर्स जो है वो राइट साइड पे और डिस्प्लेसमेंट भी राइट डायरेक्शन में लिया गया है। ठीक है, दूसरा केस बच्चों हमारे पास ये है कि इफ़ थीटा रिमेन्स लेस देन 90 डिग्रीज। ठीक है, अगर बच्चों हम वर्क कैलकुलेट करें और उस वर्क को कैलकुलेट करने में हमारे पास जो थीटा है, जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, वो एंगल बच्चों लेस देन 90 रहे। फ़र्ज़ कीजिए बच्चों कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल, और ये हमारे पास लेट से वाई एक्सिस है, और ये एक्सिस जो है इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं। अब बच्चों जो फोर्स एक्ट करेगी इस डी के साथ, डी हॉरिजॉन्टल हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो फोर्स बनेगी बच्चों, ये जो एफ फोर्स होगी, या बच्चों ये फोर्स यहाँ पे चली जाए, ठीक है, ये फोर्स यहाँ आ जाए, इसका एंगल चेंज हो जाए, और इस फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल रहे यहाँ पे, ये एंगल बच्चों कुछ भी हो लेकिन ये एंगल जो है ये 90 डिग्री से कम हो, तो उस केस में बच्चों हम ये कहते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क या वर्क डन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, सो वर्क डन इन दैट केस इज़ ऑलवेज, वर्क डन इन दिस केस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, ये जो आपने याद रखना है कि वर्क जो है, अगर थीटा जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है ये एंगल जो है बच्चों ये अगर लेस देन 90 रहता है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ इस तरह से एक्ट करते हैं कि उनके दरमियान जो एंगल है वो लेस देन 90 रहता है, तो उस केस में बच्चों हम लोग जो है जब वर्क कैलकुलेट करेंगे दैट वर्क विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो लेस देन 90 बच्चों 0 से लेके 0 डिग्री से लेके तो लेस देन 90 होना चाहिए। 0 पे हमने पहला केस बना दिया जिसमें हमने कहा कि वर्क जो है दैट इज़ मैक्सिमम वर्क। तो इसको यूँ भी बच्चों हम इस केस को लिख सकते हैं कि थीटा इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 90, सो इन दैट केस वर्क डन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, पॉजिटिव आंसर आएगा। तीसरा केस बच्चों इसमें हम ये लिखते हैं कि इफ़ थीटा बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल्स टू 90, यानी अगर थीटा जो है वर्क और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान अगर बच्चों एंगल 90 बन जाता है, तो उस केस में बच्चों अगर हम देखें तो लेट्स से कि इस तरफ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स है, तो यहाँ पे बच्चों जो एंगल आएगा दैट विल बी 90 डिग्रीज। तो इस केस में बच्चों अगर हम वर्क फाइंड करेंगे, सो इन दैट केस वर्क डन विल बी इक्वल्स टू एफ डॉट डी, और अगर हम इस तरह से कैलकुलेट करें इसको बच्चों तो दैट विल बी एफ डी कॉस थीटा एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एफ डी कॉज ऑफ 90, और कॉज ऑफ 90 चूँकि 0 होता है, लिहाजा बच्चों इस केस में जो वर्क होगा दैट वर्क डन विल बी इक्वल्स टू
0। ठीक है, अब जो इस फिगर में अगर आप देखें तो ये जो केस है हमारे पास Fn वाला जो केस है, ये जो Fn है जो नॉर्मल रिएक्शन वाली फोर्स है, अगर बच्चों इस नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स को अगर हम इसमें देखेंगे तो इस Fn के साथ ये जो d होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा राइट डायरेक्शन में बच्चों, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 होगा। Fn जो है ये एक्ट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में और d जो है ये एक्ट हो रहा है बच्चों राइट डायरेक्शन में, तो Fn और d के दरमियान जो एंगल है दैट इज 90। बिल्कुल इसी तरह बच्चों अगर आप देखें F इक्वल्स टू W, ये जो वेट है इसका, इस मैस का विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, इस वेट की बच्चों डायरेक्शन अगर हम ले लेते हैं तो वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, इस वेट का अगर हम d के साथ एंगल देखते हैं तो दिस एंगल इज ऑल्सो 90। तो इस मैस के केस में, इस एग्जांपल में जब ये मैस मूव करेगा राइट डायरेक्शन में तो Fn फोर्स और W जो फोर्स है, जो वेट है, इन दोनों की वजह से जो वर्क होगा इस मैस के ऊपर, दैट वर्क विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि थीटा जो है यहाँ पे वो 0 हो गया। ठीक है, सो ये था बच्चों हमारे पास केस नंबर 3। उसके बाद बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, केस नंबर 4। और केस नंबर 4 में हम बच्चों ये लेते हैं कि इफ़ थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, राइट। तो केस 4 है बच्चों हमारे पास इफ़ थीटा इज़ ग्रेटर देन 90, यानी बच्चों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इस तरह से एक्ट किए। तो फर्ज करें बच्चों ये x है, ये y एक्सिस है, तो d बच्चों हम डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं अलोंग x एक्सिस, और जो फोर्स है वो बच्चों इस तरह से लेते हैं, फोर्स इस तरह से एक्ट हो रही है बच्चों कि फोर्स का जो एंगल है थीटा दैट इज़ ग्रेटर देन 90। ठीक है, तो फोर्स जो है वो 90 डिग्री से आगे चली जाती है, तो उस केस में जो वर्क है वो क्या होगा, तो उसको बच्चों अगर हम देखें तो इन दैट केस वर्क डन इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो उस केस में बच्चों जो फोर्स होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। अगर फोर्स जो है उसका कंप्लीट मैग्नीट्यूड या फोर्स का कंपोनेंट अगर इस डायरेक्शन में बच्चों हम देखें तो हम इस F फोर्स के जब हम इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे तो इसमें बच्चों जो F cos थीटा कंपोनेंट बनेगा, इसका जो यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा, लेट्स से फाई है, तो F cos फाई जो कंपोनेंट बनेगा फोर्स का वो बच्चों ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा इस D के रेफरेंस से। तो D बच्चों राइट डायरेक्शन में होगा और F cos फाई जो है, जो इसका F का वो कंपोनेंट जो X कंपोनेंट बनेगा वो बिल्कुल D के ऑपोजिट होगा। तो ये बच्चों हमारे पास ये वाला केस बनेगा ये जो मैंने एग्जांपल में यहाँ पे मेंशन किया है कि ये मैस M है, इसमें बच्चों आप देखो ये मैस राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर ये जो एयर ड्रैग है या ये जो बच्चों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो इसका अगर हम वर्क कैलकुलेट करेंगे तो दैट वर्क विल बिकम्स नेगेटिव। और अगर बच्चों हम थीटा एग्जैक्ट 180 ले लें, लेट्स से बच्चों हम थीटा को 180 डिग्री ले लेते हैं, तो उस केस में जो वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे दैट वर्क विल बी इक्वल्स टू एफ डॉट डी। तो इसमें बच्चों हम कह सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों कॉस में वैल्यू लगाएंगे थीटा की 180 और कॉस 180 जो है दैट विल बी -1, सो दिस विल बी माइनस एफ डी। तो उस केस में बच्चों जो वर्क होगा दैट विल बी माइनस एफ डी, मतलब कि जो वर्क होगा दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है, सो वर्क डन कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, वर्क की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो वर्क जो है बच्चों ये डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम किस फोर्स और किस डिस्प्लेसमेंट को लेकर वर्क की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो जैसा बच्चों ये एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं क्लियरली, F1 का वर्क डिफरेंट होगा, F जो N है इसका वर्क इस D के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा, जो इस मैस का वेट है उसका वर्क इस D के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा, जो एयर ड्रैग है, जो इस पर एयर ड्रैग होगी, जो एयर की रेजिस्टेंस होगी, उसका वर्क अगर हम कैलकुलेट करें उस फोर्स से इस डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग तो ये वर्क बच्चों डिफरेंट होगा। फ्रिक्शन अगर हम देखें तो जो रोड फ्रिक्शन है उसका इस डिस्प्लेसमेंट के साथ जो वर्क है वो बाकी फोर्सेस से डिफरेंट होगा। तो बच्चों वर्क कैलकुलेट करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि कौन सी फोर्स है और कौन जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, यानी हम किस फोर्स का वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं और उस फोर्स के अकॉर्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता हो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं और हम किस फोर्स का वर्क जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं।
तो अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करता है मतलब एक ऑब्जेक्ट पे एक ही वक्त में डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है। अगर बच्चों हम किसी मैस को वर्टिकली अपवर्ड जो है मतलब मूव कर रहे हैं, अगर हम किसी मैस की वर्टिकल मोशन कर रहे हैं, फर्ज करें बच्चों कि ये हमारे पास एक मैस है और ये मैस बच्चों m है। अगर इस मैस को बच्चों हम वर्टिकली मूव कर रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, और इस मैस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये फोर्स हम लगा रहे हैं और ये जो d है ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस केस में इस f का इस d के साथ अगर हम वर्क कैलकुलेट करेंगे तो वो पहला केस बनेगा जिसमें थीटा 0 होगा, ठीक है। फोर्स भी अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड है, तो थीटा 0 होगा और मैक्सिमम वर्क होगा। लेकिन बच्चों इसी केस में कि जब ये मैस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, इसी केस में अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कंसीडर करें Fg, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन दिस मैस m, इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को लेकर इस डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर इसी सिचुएशन में हम वर्क कैलकुलेट करें तो ये जो वर्क होगा बच्चों वो इस वर्क से डिफरेंट होगा, ये नेगेटिव होगा। पहले केस में F और D दोनों की सेम डायरेक्शन है, थीटा 0 है, वर्क विल बी पॉजिटिव, पहला केस बनेगा विच इज़ FD। और अगर बच्चों ग्रेविटी ले लें, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस D के साथ, तो ये हमारे पास ये लास्ट केस बनेगा जिसमें थीटा जो है वो 180 डिग्रीज है। तो फोर्स नीचे एक्ट कर रही है और जो मैस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस केस में थीटा 180 होगा और 180 के साथ जब हम कैलकुलेट करेंगे तो -FD यानी नेगेटिव वर्क हमारे पास आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास वर्क के डिफरेंट केसेस। अब देखिए बच्चों वर्क जो है वो 0 भी हो सकता है, ठीक है, स्केलर वैल्यू है तो स्केलर क्वांटिटी है, वर्क की वैल्यू 0 भी हो सकती है। और बच्चों वर्क की वैल्यू 0 जो है उस तरह हो सकती है कि जैसे हमने अभी पढ़ा कि वर्क जो है दैट इज़ इक्वल्स टू FD कॉस थीटा, अगर हम 1 ले लें तो इसमें बच्चों चूँकि दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं F और D है, तो इसमें अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है वो 0 हो जाए, अगर बच्चों F जो है वो 0 हो जाए लेट्स से बाय सम हाउ, तो उस केस में जो वर्क है वो डेफिनेटली 0 होगा, ठीक है। और मतलब नो फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, नो वर्क। अगर एक मैस है बच्चों किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है और बच्चों इसके ऊपर कोई फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेट्स से बच्चों अगर इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका जो वर्क होगा दैट विल बी 0, सिंपल। और इस तरह बच्चों अगर D 0 हो जाए तो उस केस में भी वर्क जो है वो डेफिनेटली 0 होगा। जैसा कि बच्चों फ़र्ज़ करें कि एक आदमी है वो दीवार को पुश कर रहा है, अगर दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा है, दीवार को पुश कर रहा है, उस केस में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, कोई जो है वो दीवार मूव नहीं कर रही, फोर्स है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो उस केस में वर्क जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह बच्चों गाड़ी है उसका इंजन जो है वो स्टार्ट है, गाड़ी इंजन फोर्स लगा रहा है, ब्रेक सप्लाई है और गाड़ी मूव नहीं कर रही, तो उस केस में वर्क डन बाय द इंजन फोर्स विल बी 0। तो वर्क जो है ये बच्चों 0 भी हो सकता है। और दूसरी बात बच्चों चूँकि वर्क जो है ये दो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, तो इसके जब हम यूनिट्स डिफाइन करेंगे तो वर्क के ये बच्चों इन्हीं दोनों क्वांटिटी से आएंगे, फोर्स के यूनिट जो है ये न्यूटन आएंगे और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट मीटर्स आएंगे। तो बच्चों वर्क के यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर, और दोनों को मिलाकर जो है ये हम कह देते हैं दैट इज़ जूल। तो यूनिट ऑफ वर्क इज़ न्यूटन मीटर, या बच्चों न्यूटन मीटर का ही हम एक नाम रख लेते हैं दैट इज़ जूल। सो यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल, ठीक है बच्चों। तो ये वर्क से रिलेटेड बेसिक बातें हैं। ओके बच्चों, अब इसमें वर्क की कैलकुलेशन के हवाले से एक बात बच्चों और है कि वर्क जो है वो फार्मूला से कैलकुलेट होगा। डेफिनेटली जो फार्मूला हमने पढ़ा है कि वर्क जो है दैट इज़ इक्वल्स टू FD कॉस थीटा। लेकिन बच्चों इसमें एक बात आपने और याद रखनी है कि जो वर्क है वो एरिया से भी कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। तो ये दूसरी बात है बच्चों कि जो वर्क डन है दैट इज़ इक्वल्स टू एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है। इसको बच्चों लेक्चर 2 में डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम इसका जस्ट एक रिव्यू करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। और बच्चों ये है कि वर्क की कैलकुलेशन में एक तो हमारे पास फार्मूला है जिसमें हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं F cos थीटा इंटू D से, या फिर बच्चों हम कह देते हैं वर्क जो है दैट इज़ इक्वल्स टू FD cos थीटा। इसमें बच्चों जो इस फार्मूला से हम लोग वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसमें जो F है जो फोर्स होती है दैट इज़ ऑलवेज टेकन एज कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स होती है, ये चेंज नहीं होती, मतलब जितनी जगह तक फोर्स कांस्टेंट है ये उसका वर्क हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वर्क की कैलकुलेशन बच्चों हम लोग सेकंड मेथड जो है वो एक ग्राफ से भी हम लोग वर्क की कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसमें बच्चों ये है कि हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, और वो ग्राफ बच्चों हम लोग बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान।
तो इस तरफ बच्चों एक्स एक्सिस की तरफ हम ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट और वाई डायरेक्शन में हम ले लेंगे फोर्स। यानी जो भी डिस्प्लेसमेंट इस किसी मैस ने किया है किसी इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक, फ़र्ज़ करें बच्चों एक मैस जो है वो मूव किया है एक इनिशियल पोजीशन से एक फाइनल पोजीशन तक ए से बी तक। तो ये बच्चों हमारे पास एक मैस है और ये मैस जो है ये पोजीशन ए से मूव करके आ जाता है एक पोजीशन बी तक। तो बच्चों हम देखते हैं कि ए से बी पोजीशन तक इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना है और ए से बी पोजीशन तक इस पर जो फोर्स लगी है वो कितनी है। अगर बच्चों हम इस डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का ग्राफ बनाएं तो उस ग्राफ का जो एरिया बनेगा दैट एरिया विल गिव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क। तो पहले केस में बच्चों चूंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि फोर्स कांस्टेंट है ए से बी तक जाते हुए इस मैस की पर जो फोर्स लगती है एफ वो फोर्स कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट डी है, तो उस केस में बच्चों जो ग्राफ बनेगा दैट ग्राफ मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन। तो चूंकि बच्चों फोर्स कांस्टेंट है लिहाजा फोर्स को वाई एक्सिस के अलोंग लिया है तो एक हॉरिजॉन्टल जो लाइन बनेगी इससे हम शो कर सकते हैं कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। तो फर्ज करें बच्चों इस कांस्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है जिसको हम यहाँ से शो करेंगे ओ से लेके ए पॉइंट तक, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये एफ कॉस थीटा है। और इस ग्राफ का जब हम एरिया लेंगे बच्चों यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये सारा एरिया अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इस एरिया में अगर हम देखते हैं बच्चों ओ से ए तक जो है ये जो एफ कॉस थीटा है विच इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो फोर्स इस पर एक्ट की, अगर तो फोर्स बच्चों उसमें स्ट्रेट एक्ट की है मैस की डायरेक्शन में फिर तो थीटा ज़ीरो होगा। अगर बच्चों फ़र्ज़ करें कि इस केस में कि अगर इस मैस के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट की तो फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका जो होगा वो हम कंपोनेंट लेंगे दैट विल बी एफ कॉस थीटा। तो फोर्स कांस्टेंट होगी तो एफ कॉस थीटा जो है वो इस मैस की मोशन में कांस्टेंट रहेगा, यानी फोर्स का वो मैग्नीट्यूड जिसकी वजह से ये मैस मूव किया दैट इज़ एफ कॉस थीटा, उसको ओ से ए लेंगे और इस तरह बच्चों फिर ओ से लेके बी तक जो है ये हम डी लेंगे विच इज़ ए डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। तो इस तरह बच्चों ओ से बी तक डी होगा और ओ से ए तक कॉस थीटा। तो ये जो एरिया हम लेंगे ये बच्चों जो एरिया हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बनती है कांस्टेंट फोर्स के केस में। सो दिस विल बी एफ कॉस थीटा इंटू डी लेंथ इंटू विड्थ और ये बच्चों हमारे पास आएगा एफ डी कॉस थीटा और इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ डॉट डी, यानी ये जो एफ डॉट डी या एफ डी कॉस थीटा है ये बच्चों इक्वल है वर्क डन के। सो हम कह सकते हैं कि जो एरिया हमने कैलकुलेट किया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का वो एरिया इक्वल आया एफ डी कॉस थीटा विच इज़ इक्वल्स टू वर्क डन। ठीक है बच्चों, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 में। यहाँ पर इसमें जस्ट इतना इसको इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं लिखता हूँ और यहाँ तक बच्चों इसको कंक्लूड करते हैं आज के इस लेक्चर में। इस लेक्चर में बच्चों आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो वर्क की होनी चाहिए, वर्क की डेफिनेशन, वर्क फिजिक्स में हम किसे कहते हैं, और उसके बाद बच्चों अगर कांस्टेंट फोर्स किसी मैस के ऊपर एक्ट करती है और फिर फोर्स जो है मतलब ए से बी पोजीशन तक उसको लेके आती है तो उस दौरान अगर फोर्स के डिफरेंट केसेस हमने स्टडी किए हैं कि फोर्स अगर डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट एंगल्स में लगे डिस्प्लेसमेंट के साथ तो क्या वर्क होगा। ठीक है बच्चों, ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। ये था लेक्चर नंबर 1, होप इट इज़ ऑल क्लियर। तो इसको अच्छा सा पढ़ते रहें, इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो डेफिनेटली मुझे सेंड करें, हम उसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।